हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स जो अभी हमारा चल रहा है, जिसमें 75 डेज में हम पूरी नीट बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी के वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। और बच्चों, हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, सोचिंग ऐप, SOCHING, जो सोचेगा वो जीतेगा। भाई मैं ये मानता हूं जो कंसेप्चुअली पढ़ेगा वो हमेशा जीत में रहेगा। तो इस सोचिंग ऐप के ऊपर भी आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस एडिशनल नीट बायोलॉजी कंटेंट भी इस क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा, जिसमें सारी सेशन, जितने भी सेशंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उन सबकी पीडीएफ्स डाउनलोडेबल फॉर्म में, डीपीपीज आपको मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टेस्ट करने के लिए अपने आप को कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज, और वो है 12th क्लास का चैप्टर। यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मतलब वो तरीके जिससे हम फूड प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्टिविटी को, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हो चाहे प्लांट प्रोडक्ट्स हो, दोनों को इंक्रीज कर सकते हो। तो एक तरह से इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम भाई एनिमल्स से मिलने वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखते हैं। और दूसरा पार्ट है प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई प्लांट्स के थ्रू या हमारे क्रॉप्स, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स जो हमारे खेतों में उग रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या एडवांसमेंट्स इन फील्ड्स में हो रहे हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि दिस चैप्टर इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर। थ्योरेटिकल ज्यादा है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, एज सच सिंपल हैं चीजें, बट याद करने की चीजें रिलेटिवली ज्यादा हैं आपको। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री में एज सच एग्जांपल्स ज्यादा नहीं है, बट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि हाँ कि भाई एनिमल हस्बेंड्री में ये मोर ऑफ जो आप सोशल साइंस पढ़ते थे लोअर क्लासेस में, उस तरह का पार्ट है। और फिर जो प्लांट ब्रीडिंग वाला सेकंड पार्ट है, उसमें फिर आपको एग्जांपल्स ज्यादा याद रखने हैं, क्योंकि वहां पर डिफरेंट हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स जो है, अलग अलग प्लांट क्रॉप्स की जो एडवांस, या हम कह सकते हैं एनहांस्ड एनरिच्ड वेराइटीज, ज्यादा एडवांस वेराइटीज जो हम डेवलप कर रहे हैं हाई यील्ड के साथ, हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, रेजिस्टेंस टू डिजीज के साथ, उनके नाम हमें याद रखने होंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट प्लांट ब्रीडिंग वाले पार्ट में कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जिनमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो कंसेप्चुअल पार्ट है, तो उसको भी हम यहां पर बिल्कुल क्लियर आउट कर लेंगे, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, चैप्टर का मीनिंग क्या है, स्ट्रेटजीज यानी तरीके जिनसे हम फूड प्रोडक्शन को एनहांस यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं। तो विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज अ मेजर नेसेसिटी। लगातार पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट आउट करने के लिए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना जरूरी है। Biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production. Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. ये जो तीन चार लाइनें यहाँ पर दे रखी, इनका मीनिंग क्या है कि पहले तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, जो नॉर्मल बायोलॉजी है कि हाँ कि भाई कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू प्लांट प्रोडक्ट्स को हम ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या एनिमल प्रोडक्ट्स हम अवेल करते हैं, उसकी नॉलेज तो होना जरूरी है। और हजारों सालों से हम उसी नॉलेज के बलबूते पर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स भी गेन कर रहे हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी गेन कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की नॉलेज थी हमारी, जिसके बेसिस पर नेचुरली जैसे जो काम हो रहा था वैसे वो हम कर रहे थे, उससे अब जो फूड प्रोडक्टिविटी हमें मिलती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो जरूरी क्या हो गया कि वो जो बायोलॉजिकल नॉलेज थी या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की नॉलेज थी हमारी, उसके साथ प्रेजेंट डे टेक्निक्स को हमें जोड़ना पड़ेगा। और यही एक्चुअली करंट अप्रोच है। यदि कोई आपसे पूछे कि भी करंट अप्रोच क्या है ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो वो यही है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको नई टेक्निक्स के साथ जोड़कर, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, चाहे वो टिश्यू कल्चर हो, तो इनके साथ जोड़कर, या फिर एम्ब्रियो, हम पढ़ेंगे अभी मल्टीपल ओवुलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एनिमल हस्बेंड्री में, इनके साथ जोड़कर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो साथ का मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन हमने हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को नई टेक्निक्स के साथ
जोड़ दिया है बच्चों। ओके, गॉट इट। पहला पार्ट जैसे मैंने आपको समझाया था, पहले हम एनिमल फूड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जिसमें एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक हमें पढ़ना है, और फिर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे बच्चों। तो एनिमल हस्बेंड्री मीनिंग पता होना चाहिए इस टर्म का, पूछा भी जाता है बच्चों आपको। इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक को हम ब्रीड कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, बड़ा करोगे, पालोगे, पोसोगे और फिर उनके बीच में ब्रीडिंग कराकर और लाइव स्टॉक पैदा करोगे। अब लाइव स्टॉक क्या होता है ये दिमाग में आ रहा होगा, तो लाइव स्टॉक की डेफिनेशन भी यहां पर है बेटा। लाइव स्टॉक में ये जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है वो सब आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक लाइक बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स एटसेट्रा, ये सब लाइव स्टॉक के अंदर इंक्लूड होते हैं, सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनसे हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। तो इन्हीं एनिमल्स को ग्रो करना, रेज करना और फिर इनके बीच में ब्रीडिंग करवाना ताकि इनका नंबर, भाई हमें नंबर भी तो बढ़ाना है इनका, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तभी तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनिमल फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो रेज करना एंड देन ब्रीड करना दोनों किस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर आते हैं? दे कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। चल, एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। और आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो में, पहले एक्चुअली लाइव स्टॉक यहीं तक सीमित था, लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया इस वर्ड को, और क्या क्या इंक्लूड करते हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज इसके अंदर। पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, हम कह सकते हैं डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स की रेयरिंग, हम फाउल की हम कह सकते हैं, इनफैक्ट टर्की तक आज की तारीख में गीज की हम बात करें तो इन सभी बर्ड्स को हम रेयर कर रहे हैं बच्चों, प्लस फिशरीज। तो ये सब चीजें इंक्लूड होती है लाइव स्टॉक में। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, हमें पता होना चाहिए। तो एक तो ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, और फिर लाइव स्टॉक टर्म जो है ये हमें पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा हमारे, ये पूरे सारे एनिमल्स इंक्लूड हो रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड हो रही है और फिशरीज भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही इंक्लूड होती है बच्चों। फिशरीज की यदि डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फिश, मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस। तो फिशरीज नाम से क्या लगता है, अगेन ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर नाम से हमें ऐसा लगता है फिशरीज फिशेज से रिलेटेड है ओनली, बट अगेन मिसनोमर है। ठीक है, जब फिशरीज टर्म आएगा तो यहां पर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको हम हमारे बेनिफिट के लिए, पर्टिकुलरली फूड के लिए काम में ले सकते हैं, उनकी रेयरिंग, उनकी ब्रीडिंग, वो सब किस में आती है बेटा? वो आती है फिशरीज के अंदर। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फिश, मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस, सब आ गए इसके अंदर। क्रस्टेशियंस में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स आते हैं लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, मोलस्क आपको पता है बच्चों, है ना। तो फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फिश, मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा। मैं वो सारे टर्म्स और लाइंस हाईलाइट और अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूँ, जहां पर इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको सोचिंग ऐप पर नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स में मिल जाएगी बच्चों। Since time immemorial, animals like bees, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep and camels have been used by humans for products like milk, egg. तो ये different products हमें different animals से मिलते हैं, important नहीं है, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। Now, बहुत important fact जो statement based questions में कई बार आ चुका है, आगे भी आने के chances है, पता होना चाहिए हमें। क्या? It is estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and China. However, it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%, that is the productivity per unit is very low. क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि यदि हम पूरी दुनिया की लाइफ स्टॉक की बात करें, जिसमें सब आ गए, पोल्ट्री आ गई, फिशरीज आ गई, इसके अलावा जितने भी अभी अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की हमने बात करी थी उनकी बात करें, तो 70% लाइफ स्टॉक इंडिया और चाइना सिर्फ 2 कंट्रीज में है, सोचिए। लेकिन इन 70% लाइफ स्टॉक को होते हुए भी, भाई कम से कम यदि 70% लाइफ स्टॉक है तो पूरी दुनिया का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा होगा लाइफ स्टॉक से, उसमें 70% कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए बराबर का। तो बाकी का यदि 30% है बाकी के पास, तो उनका कम से कम 30% होना चाहिए। लेकिन है क्या, बाकी की दुनिया जिनके पास सिर्फ 30% लाइफ स्टॉक है, वो इस 30% लाइफ स्टॉक से, टोटल लाइफ स्टॉक की मदद से जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसका 75% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे बात समझ में?
तो पर यूनिट करीब 2.5 गुना प्रोडक्टिविटी उनकी, 1 यूनिट से 2.5 गुना प्रोडक्शन ले रहे हैं वो। हमारे यहाँ क्या है, चाइना में क्या, इंडिया और चाइना में यदि हम बात करें मिलाकर तो 70% लाइफ स्टॉक है, प्रोडक्टिविटी सिर्फ 25%। कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन कितना है हमारा, पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूशन मात्र 25%। तो देखा जाए प्रोडक्टिविटी तो मात्र 30% के आसपास प्रोडक्टिविटी है एक एनिमल से यदि हम ले रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग फिगर है और ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, पता होना चाहिए हमें, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड। जो वैल्यूज है वो अच्छे से याद रखना बेटा। 2 कंट्रीज की बात करी, इंडिया एंड चाइना टुगेदर, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, कई बार गलती हो जाती है। और कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्टिविटी पता होना चाहिए हमें, प्रोड्यूस पता होना चाहिए। Hence, in addition to conventional practices of जो आ गया traditional practices of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity। ये नई अप्रोच है कि अब जो हमारी कन्वेंशनल पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उनके साथ नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां तक बच्चों शुरुआत में कोई भी कोई डाउट हो पूछ लो, इफ देयर इज एनी डाउट। चलो ठीक है, नहीं है कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं हम। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है, हमने क्या बोला, ये ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जो या लाइफ स्टॉक हम कह सकते हैं, जो हमारे बेनिफिट के होते हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ फूड। अब इन एनिमल्स को रेयर कहां किया जाता है, तो जहां पर इन लाइफ स्टॉक को हम रेयर करते हैं, बड़ा करते हैं, ब्रीड करते हैं, उन जगहों को हम क्या कहते हैं बच्चों, फार्म्स कहते हैं, एनिमल फार्म्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम, मैंने बोला था ना मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल चैप्टर है, अब वो पार्ट आ गया यहां पर। अब आपको ऐसा लगा बिल्कुल सोशल साइंस पढ़ रहे हैं लोअर क्लासेस की, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसी चीजें हैं यदि आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज के लिए मैं आपको बेटा वॉर्न करना चाहूंगा, ये चैप्टर हो गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हो गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, हो गया ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैं बात करूं बेटा, इसके अलावा लिविंग वर्ल्ड की मैं बात करूं, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो और ये आप भी जानते हो, है ना। आप जनरली इनको ऐसे लेते हो, यार ये तो क्या है, ऐसे इजी से चैप्टर्स हैं, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम कर लेंगे, निकाल लेंगे। और बेटा एग्जाम में यही चैप्टर्स आपको चोट देते हैं, आप चोट खाते हो इन चैप्टर्स में। इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप अटकते हो, या अटकते नहीं हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आते हो। क्यों? क्योंकि आपने बारीकी से इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा होता। मैं हमेशा कहता हूं स्मार्ट स्टडी करो, और एक समझदार व्यक्ति की निशानी क्या होगी, यदि कोई चैप्टर छोटा है और आसान है और पता है कि उससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो भाई मैं तो ज्यादा समय उसको दूंगा पहले। और मैं यही करता था, तभी तो बेटा एक बार में 2003 जब फैसिलिटीज नहीं थी, कोचिंग की इतनी सारी चीजें नहीं थी, इतना कोई मटेरियल हमें नहीं मिलता था खुद से पढ़ने के लिए, हमें खुद सारी चीजें करनी पड़ती थी, बना बनाया कुछ नहीं मिलता था, तब एक बार में सेलेक्ट हुआ था अलोंग विद 12th क्लास, अलोंग विद द बोर्ड्स में भी स्कूल में सेकंड टॉपर था। ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक 196 थी नीट के अंदर, जिसको उस समय AIPMT कहते थे। इनफैक्ट तब 50% जो क्वेश्चंस आते थे एग्जाम के अंदर वो आउटसाइड NCERT आते थे बायोलॉजी में। आ रही है बात समझ में? केमिस्ट्री में भी तो इतना आसान नहीं था तब। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई के ऊपर बहुत सारी चीजें चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना एक आर्ट है, एक कला है, और उसमें स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। स्मार्ट स्टडी एंड स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों ये वो चैप्टर्स हैं जिनको ध्यान से पढ़ना है। एक एक लाइन जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, या मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, हर एक वो लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। तो उन जगहों को फार्म्स कहते हैं, फार्म एनिमल्स। अब उनको मैनेज कैसे किया जाता है, फार्म्स में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको, ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है, वो इस टॉपिक में दे रखा है। तो देखते हैं बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। A professional approach to what have been traditional practices of farm management gives a much needed boost to our food production. Let us discuss some of the management procedures employed in various animal farm systems. अब इसमें बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट और फिर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में
हम उन एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं जिनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में मेनली पोल्ट्री को हम रेयर और ब्रीड करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर एग्स एंड मीट। ठीक है, पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगेन एक और डेफिनेशन आ गई, टॉपिक में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं क्योंकि इनके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर इस पूरे एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, जो थोड़ा कंसेप्चुअल भी समझने वाला भी है, वो MOET है ना, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, जो अभी अपन आगे देखेंगे बच्चों ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर। तो वो तो मैं समझा ही दूंगा आपको, लेकिन जितने भी टर्म्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, एक एक टर्म आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट, वो वाला डेयरिंग नहीं कि मैं बहुत डेयरिंग हूँ, है ना। तो डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये डेफिनेशन हो गई डेयरिंग की, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। उनको अवेल करने के लिए हम एनिमल्स की जो फार्मिंग करते हैं हमारे डेयरी फार्म्स के अंदर, उनको रेयर करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड एज डेयरिंग बच्चों। ठीक है, तो अगेन यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दिस टर्म यू शुड नो, स्टार मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं, फिर ये काम का नहीं है कुछ भी। देन व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी काम का नहीं। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट इंक्रीज यील्ड एंड इंप्रूव। हम वो सारी चीजें यहां पर करते हैं जिससे हम क्या कर सकें, एक तो मिल्क की यील्ड अमाउंट बढ़ा सकें, प्लस क्वालिटी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो मान लो हमने मिल्क का प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा दिया, लेकिन क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गई, क्वालिटी खराब हो गई, तो फिर कोई सेंस नहीं है। दूसरा, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मिल्क इतना सारा है ना, सबकी नीड पूरी नहीं हो रही, हम पूरा सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो दोनों चीजें बढ़ना जरूरी है, अमाउंट एज वेल एज क्वालिटी, वो यहां पर बताया आपको। मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स। अब मिल्क यील्ड, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों किस पर डिपेंड करेगी, कि जिस जानवर से हमें वो दूध मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म। तो जो ब्रीड ऑफ द एनिमल है, या एनिमल्स की जो ब्रीड्स हम फार्म में रेयर कर रहे हैं, उन ब्रीड्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई मिल्क की यील्ड कितनी है। अब एक तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रीड क्या होती है। सिंपल है, मैं समझाऊंगा बच्चों, है ना। स्पीशीज तक आप सब लोग जानते हो। जैसे हम डॉग्स की बात करें, डॉग्स का एग्जांपल लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ह्यूमंस का भी ले सकते हैं चाहो तो, लेकिन डॉग्स का ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। तो डॉग्स की यदि हम बात करें तो जितने भी कुत्ते हैं, ऑल कुत्ताज बिलोंग टू वन स्पीशीज, है ना, सारे डॉग्स बिलोंग टू वन स्पीशीज, वो एक स्पीशीज है। कुत्तों को हम कहेंगे कि वो एक सिंगल स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। अब कुत्तों में लेकिन मैं आपको बोलूं पोमेरियन, तो पोमेरियन बोलते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, एक छोटा सा गोलू मोलू सा, है ना, सफेद फर वाला कुत्ता, जो किसी काम का नहीं है, यदि कोई चोर आ जाए तो वो एक लात मारेगा जिसमें इधर उधर हो जाएगा, वो है ना, फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप उसको वैसे रेयर कर सकते हो, डोमेस्टिकेट कर सकते हो, यदि आपको पसंद है तो। ठीक है, लेकिन मैंने कैसा क्यों बोला, क्योंकि अब अलग अलग ब्रीड्स का अलग अलग यूज है। पोमेरियन का यदि हम बात करें प्रोटेक्शन सेफ्टी, उसके लिए यूज नहीं है। फिर मैं बोलूँ आपसे बुलडॉग, एक बड़ा सा कुत्ता आपकी इमेजिनेशन में आएगा जिसका मुंह लटका हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे बोलूंगा एल्सेशियन, तो अगेन एक एग्रेसिव कुत्ता आपकी इमेज में बिल्कुल पिक्चर बन जाएगी। यदि आपने देख रखा है एल्सेशियन, सुन रखा है नाम और देख रखा है, फटाफट उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी। पोमेरियन बोलते हैं अलग पिक्चर आई दिमाग में, बुलडॉग बोलते हैं अलग पिक्चर आई दिमाग में, एल्सेशियन बोलते हैं अलग पिक्चर आई दिमाग में, जबकि हैं सारे कुत्ते एंड दे बिलोंग टू वन स्पीशीज। तो फिर ये सब क्या है, जब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हो तो ये तीनों क्या है, अलग अलग चीजें जो मैंने बोली यहाँ पर, दीज आर वेराइटीज ऑफ डॉग्स विच बिलोंग टू सिंगल स्पीशीज। तो स्पीशीज इनकी एक है, लेकिन स्पीशीज में भी वेराइटीज हो सकती है, जिनको कई बार हम सब स्पीशीज कहते हैं, या सिंपल वे में यदि सिंपल लॉजिक के साथ समझना चाहो तो ब्रीड भी कह सकते हो। ये ब्रीड होती है। तो मतलब एक ब्रीड को बिलोंग कर, पोमेरियंस जितने भी हैं दे बिलोंग टू सिंगल ब्रीड। और आप कुत्तों में, एक्चुअली मैंने कुत्तों का एग्जांपल लिया इसलिए है क्योंकि ब्रीड वर्ड जो भी कुत्ते पालते होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये वर्ड, है ना, क्योंकि वहां पर हम ब्रीड वर्ड यूज करते हैं कुत्तों में। पोमेरियन ब्रीड का कुत्ता है, सेशियन ब्रीड का कुत्ता है, डोबरमैन, है ना, बुलडॉग ब्रीड का कुत्ता है। तो ब्रीड का मतलब एक जैसे, एक ही स्पीशीज में भी अलग अलग ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में सिमिलर है, उन सबको हमने एक ब्रीड में रख दिया। अब ह्यूमंस से अपन कंपेयर करें तो क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। वी ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू वन स्पीशीज दैट इज होमो सेपियंस, हम सब होमो सेपियंस को बिलोंग करते हैं। लेकिन इंडियंस बोलते ही अलग पिक्चर,
यूरोपियंस बोलते हैं अलग पिक्चर आ जाती है ना। तो अफ्रीकन कंट्रीज की मैं बात करूँ, अफ्रीकन की मैं बात करूँ, अलग पिक्चर दिमाग में आएगी। सब की फीचर्स अलग अलग है एक दूसरे से। हमारी की यूजुअली काली आंखें मिलेगी, यूरोपियंस के आपको नीली और हरी आंखें मिलेगी, है ना। आगे बात समझ में, डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलेगा आपको अफ्रीकन में। तो वी ऑल इंडियंस बिलोंग टू सिंगल ब्रीड, हम एक तरह से ब्रीड हो गए ह्यूमन स्पीशीज में, यूरोपियंस अपने आप में एक ब्रीड हो। आगे बात समझ में, आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यहां पर आगे होगी। ब्रीड वर्ड जब तक पता नहीं होगा क्योंकि फिर आगे दिक्कत आएगी, तो ब्रीड पता होना चाहिए। तो मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म। Selection of good breeds having high yielding potential under the climatic conditions of the area combined with resistance to diseases is very important. तो अच्छे ब्रीड हो, अच्छे ब्रीड की एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि इजीली बीमार नहीं होनी चाहिए। तो वो तो सारे फीचर्स जो एक अच्छे ब्रीड में होने चाहिए, वो बहुत, मैंने कहा था ना लॉजिक लगाना है इस चैप्टर में, आपको एक कॉमन सेंस की चीजें हैं। मैं आपसे कहूंगा अभी एक अच्छा एनिमल क्या होगा जिसको आप पाल रहे हो, जो बीमार नहीं पड़े, जो आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे, है ना, जिसकी मेंटेनेंस थोड़ी सस्ती हो, वो सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल have to be well looked after, they have to be housed well, should have adequate water and be maintained disease free. The feeding of the cattle should be carried out in a scientific manner with special emphasis on the quality and quantity of fodder. तो यहाँ पे एक्चुअली आपको पैराग्राफ फॉर्म में, प्रॉब्लम यही है एनसीईआरटी की, सारी चीजें पैराग्राफ फॉर्म में देती है, देना पॉइंट वाइज चाहिए, कोई बात नहीं, हम इनको पॉइंट वाइज बना लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको वो सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट में अप्लाई करने होने चाहिए या फिर जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो एक तो क्या होना चाहिए, गुड ब्रीड होनी चाहिए, हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल, ठीक है, मैं टिक लगाता जा रहा हूं। रेजिस्टेंस टू डिजीजेस होना चाहिए ब्रीड के अंदर, जो भी एनिमल्स आपके पास है उनके अंदर। फिर दे शुड बी हाउस्ड वेल, जो जगह, जिस जगह पर आप उनको रख रहे हो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात के हिसाब से सुटेबल होनी चाहिए। शुड हैव एडिक्वेट वाटर, पीने का पानी सही होना चाहिए, उनका खराब नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए, है ना। टू बी मेंटेन डिजीज फ्री, वो पहले आ गया कि एक तो खुद रेजिस्टेंट टू डिजीजेज हो, और हमारी भी जिम्मेदारी है। रेजिस्टेंट टू डिजीज होने का मतलब नहीं कि वो बीमार पड़ेंगे ही नहीं, यदि आपने उनको सही एनवायरमेंट नहीं दिया तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर एक तो कोशिश ये करो कि जो ब्रीड आप सेलेक्ट कर रहे हो वो हायर क्वालिटी की हो, रेजिस्टेंट टू डिजीजेज हो, हाई यील्ड वाली हो। दूसरा, फिर उसके बाद ये भी कोशिश करो कि वो बीमार नहीं पड़े, नहीं तो आपकी पूरी कोशिश खराब चली जाएगी। फिर फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर, जो आप चारा उनको दे रहे हो या खाने की चीज जो आप दे रहे हो वो क्वांटिटी वाइज भी सफिशिएंट होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आपको, क्या पॉइंट्स हो गए ये, आपको यदि आप बोर्ड्स भी यदि देते हो तो बोर्ड्स में भी आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू शुड फॉलो इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट, वो ये हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं बच्चों पॉइंट वाइज। बिसाइड स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आपके पास वहां पर होनी चाहिए। स्ट्रिंजेंट बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है, बोथ ऑफ द कैटल एंड द हैंडलर्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैटल्स की सफाई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग उनको हैंडल कर रहे हैं वो बीमार हैं, वो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, तो उनसे बीमारी किसमें ट्रांसमिट हो सकती है, कैटल्स में हो सकती है। तो जिनको हैंडल कर रहे हैं उनको हम हैंडलर्स कहेंगे, उनकी भी हाइजीन उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि कैटल की बच्चों, ठीक है। कब कब, जब वो मिल्किंग मतलब मिल्क ले रहे हैं, उनसे स्टोर कर रहे हैं मिल्क को, बाद में भी आपने जानवर से तो मिल्क निकाल लिया, उसको फिर बाद में स्टोर भी तो करोगे, ट्रांसपोर्ट भी तो करोगे, पैकेजिंग भी तो करोगे, सेल भी तो करोगे। तो ये पूरी जो चेन है, इस चेन के दौरान जितने भी हैंडलर्स हैं उन सबकी क्लीनलीनेस, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आपने आजकल यदि टीवी देखते हो थोड़ा बहुत तो एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, इनफैक्ट कई एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जिनमें एक चीज को बहुत प्रमोट किया जाता है कि जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, चेन ऑफ प्रोडक्शन है आजकल चीजों की, वो ह्यूमन टच फ्री कर दी गई है। मतलब कहीं पर भी बीच में ह्यूमन टच लगता ही नहीं, हाथ ही नहीं लग रहा है इंसान का। इंसान सिर्फ मशीनें चला रहा है, काम सारी मशीनें कर रही है, जो पूरी तरह से स्टेरलाइज्ड यानी कि जर्म फ्री रखी जाती है ना। तो वही चीज यहां पर बोली जा रही है कि नाउ डेज ऑफ कोर्स मच ऑफ दिस प्रोसेसेस हैव बिकम मैकेनाइज्ड। आजकल ज्यादातर प्रोसेसेस जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट वो मैकेनाइज्ड हो गए, मशीन्स की मदद से हो रहे हैं, व्हिच रिड्यूसेस चांस ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस विद द हैंडलर, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस हमें मिल रहा है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट इंसान के साथ, हैंडलर्स के साथ कम हो गया, जो अच्छी बात है। Ensuring these stringent measures would of course require regular inspections with proper, अब एक और पॉइंट आ गया डेयरी फार्म मैनेजमेंट का, ये कि क्या चाहिए हमें, रेगुलर इंस्पेक्शंस होने चाहिए डेयरी फार्म के,
विथ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से होनी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस होना चाहिए, जानवरों के बारे में, फोडर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, एवरीथिंग शुड बी देयर। वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम, वेटरनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए, एनिमल्स का चेकअप होना चाहिए, उनको जो वैक्सीन देने की जरूरत है वो टाइम टू टाइम आपको देना जरूरी होता है ना। यहाँ पर देखो दे रखा है कि रेगुलर विजिट्स बाय वेटरनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब मैंने यहाँ पर टिक कर दिए हैं, पॉइंट वाइज याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऊपर जितने टर्म्स थे, लाइंस थी इंपॉर्टेंट, वो सब हमने हाईलाइट कर लिए बच्चों, है ना। तो आपके लिए काम आसान करता जा रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी पढ़ने में भी आपको समय नहीं लगे। मैंने आपको पहले बता दिया, ये पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में सोचिंग ऐप पर नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स में मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ काम का नहीं है, लास्ट की तीनों चारों लाइनें आप छोड़ सकते हो। अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री में वो सारे बर्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे बच्चों जिनसे या तो आपको एग्स मिल रहे हैं या फिर मीट मिल रहा है, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट्स के लिए जिन बर्ड्स को हम यूज करते हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन पोल्ट्री, और उनकी रेजिंग ब्रीडिंग जहां पर की जा रही है, दे आर नोन एज पोल्ट्री फार्म्स। और उन पोल्ट्री फार्म्स को कैसे मैनेज करना है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ही बता देता हूं, इसमें वो सारे पॉइंट्स आपको डिट्टो बताने हैं जो आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट बताओगे। फार्म मैनेजमेंट एक जैसा होगा, वही आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, उनका जो खाने की चीज़ें आप दे रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, जिस जगह पर आप पोल्ट्री को रख रहे हो वो साफ सुथरी होनी चाहिए, हाई यील्ड वाली सुपीरियर क्वालिटी वाली ब्रीड्स को आप सेलेक्ट करो, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। फिर हैंडलर्स के साथ कॉन्टैक्ट जिनके साथ हो रहा है उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम वेटरनरी डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होना चाहिए, साफ पानी, साफ हवा, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए जिस जगह पर आप, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो कुछ खास चीज नहीं है, जो काम की चीजें वो अपन मार्क कर लेंगे। तो पहले तो पोल्ट्री की डेफिनेशन, क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, बर्ड्स को फाउल भी कहते हैं, यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, है ना, या तो फूड के लिए एग्स के लिए। टिपिकली इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होते हैं इनमें, चिकन एंड डक्स, समटाइम्स टर्की एंड गीज को भी हम इंक्लूड करते हैं बच्चों। तो पोल्ट्री की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The word poultry is often used to refer to the meat of only these birds, but in more general sense it may refer to the meat of other birds too. किसी भी बर्ड को, क्योंकि अब क्या है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इंसान की नजर हर तरफ जा रही है कि यार मैं किस किस को खा सकता हूँ, और आई थिंक उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, है ना। ऐसा भी समय आ सकता है शायद इंसान इंसान को खाने लग जाए, है ना। फिलोसॉफिकली तो खा ही रहा है, फिजिकली नहीं खा रहा, हो सकता है आने वाले समय में फिजिकली भी खाने लग जाए। तो द वर्ड पोल्ट्री इसलिए उनका है कि भाई कुल मिलाकर, वैसे तो ये जो हमने यहाँ पर बर्ड्स मेंशन करे हैं ये पोल्ट्री में इंक्लूड होता है, टिपिकली ट्रेडिशनली पुराने समय की हम बात करें जो कन्वेंशनली चलता आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट डे सिनेरियो में यदि हम किसी भी बर्ड को एग्स के लिए, फूड के लिए यूज में ले रहे हैं, उसको रेयर कर रहे हैं, फार्म कर रहे हैं, तो वो पोल्ट्री में इंक्लूड होगा, है ना। साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली हम कंसेप्चुअली बात करें तो, as in dairy farming, selection of disease-free and suitable breeds, proper and safe farm conditions, proper feed and water and hygiene and health care are important components of poultry farm management. तीन लाइनें हैं इसलिए पढ़ने में कुछ टाइम लगेगा नहीं, मार्क कर लो इनको। बाकी चीजें वही है जो हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ी थी शॉर्ट में, एनसीईआरटी ने उनको वापस से रिपीट कर दिया है बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में, ये किसी काम की नहीं है। बर्ड फ्लू के बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वैसे बात कर लेते हैं, ठीक। बाकी फिर भी यदि बर्ड फ्लू वायरस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, तो ये वायरस एक तो प्राइमरीली बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बर्ड्स से ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट होने की कैपेसिटी रखता है, इस कारण से जब जब भी बर्ड फ्लू एपिडेमिक हुई है बर्ड्स के अंदर, स्लॉटरिंग ऑफ बर्ड्स, मास लेवल पे स्लॉटरिंग ऑफ बर्ड्स की गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बर्ड फ्लू वायरस के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मार्क कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं हो कि कभी टर्म आ जाए तो बिल्कुल हम आसपास झांकने लग जाएं कि यार हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो भाई, एनिमल हस्बेंड्री का अब नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है भाई, हमने अभी बात करी डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, हमने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात करी है ना। तो हमने हाई यील्डिंग या सुपीरियर क्वालिटी ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स और पोल्ट्री की बात करी कि भाई हमें हमारे फार्म के लिए अच्छी क्वालिटी वाले एनिमल्स सेलेक्ट करने चाहिए। अब वो अच्छे क्वालिटी वाले एनिमल्स को प्रोड्यूस आप कैसे करोगे, वो टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब सिंपल, ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दो हम कह सकते हैं काउंटर पार्ट्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मेल एनिमल एक फीमेल एनिमल, उनके बीच में जब मैटिंग हो रही है दैट इज ब्रीडिंग।
हम आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली तो नहीं कहेंगे, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कन्वेंशनली ट्रेडिशनली कितने समय से कराई जाती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ट्रेडिशनली यदि हमें हाई यील्डिंग वैरायटी चाहिए किसी एनिमल की, तो हम क्या करते थे पुराने समय में, हमने एक सुपीरियर क्वालिटी का मेल काउंटर पार्ट, मेल एनिमल सेलेक्ट करा, एक सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल सेलेक्ट करी, और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि उनसे एक सुपीरियर क्वालिटी का बच्चा पैदा होगा। आगे बात समझ में। लेकिन ये अब हम जानते हैं, ये 12th क्लास का टॉपिक है। 11th क्लास में, उसके पहले 9th क्लास में सेल डिवीजन के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होती है, और वहां पर एक चीज बहुत क्लियर है कि भाई जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से गैमीट्स के अंदर आ जाएं। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। कई बार फेवरेबल कैरेक्टर के आते हैं, कई बार अनफेवरेबल कैरेक्टर के आते हैं। तो चाहे आपने सुपीरियर क्वालिटी मेल और सुपीरियर क्वालिटी फीमेल ले भी लिए हो सकता है कि वहां पर जीन रिकॉम्बिनेशन इस तरीके का हो कि उनके जो सुपीरियर क्वालिटी वाले जीन्स थे, सुपीरियर कैरेक्टर्स के जीन्स थे, वो तो बच्चे में आए नहीं और इंफीरियर कैरेक्टर वाले आ गए, ठीक है। तो जब नेचुरल वे में हम एनिमल ब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, हायर क्वालिटी एनिमल्स को, ब्रीड्स को सेलेक्ट करने के लिए या अवेल करने के लिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो फिर क्या हमने क्या करा विद टाइम, जैसा हमने शुरुआत में बोला था कि अब हम हमारी साइंस की नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ, तो वो भी हमने ब्रीडिंग टेक्निक्स में भी करा। उसमें हम जैसे एमओईटी की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करेंगे, वो आगे आएगा। तो पहले हम जो नेचुरल एमएम ब्रीडिंग कराकर हम हाई यील्डिंग वेराइटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे बच्चों। और फिर हम कुछ नई टेक्निक्स के बारे में देखेंगे जिनको हम एनिमल ब्रीडिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। चलो, तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री का, क्योंकि उसी से हमें मोर नंबर ऑफ हाई यील्डिंग और सुपीरियर क्वालिटी एनिमल्स मिलेंगे बच्चों। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल। अब एम क्या है ये पता होना चाहिए। तो एनिमल ब्रीडिंग, हम पर्पस क्या है एनिमल्स को ब्रीड कराने का आपस में। हम एक तो ये चाहते हैं कि ज्यादा यील्ड वाले एनिमल्स प्रोड्यूस हो, है ना, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस। मेन चीज यही है भाई, इंसान तो हमेशा अपना फायदा देखेगा, और हमारे फायदे की चीज क्या है, ज्यादा से ज्यादा माल मिले और अच्छी क्वालिटी का माल मिले, दैट्स इट, ठीक है। तो हमें वो एनिमल्स की ब्रीड्स चाहिए जो ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करती हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देती हो हमें, प्लस मेंटेनेंस कम से कम हो। बीमार कम पड़ेगी तो बीमारी के इलाज में खर्चा कम होगा, कम खाकर भी ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेगी तो उसकी मेंटेनेंस में, फॉडर में हमारा कम खर्चा होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये डिजायरेबल क्वालिटीज है जो हम ब्रीड्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू, उनकी डिजायरेबल क्वालिटीज की भाई उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो ये क्वालिटीज है। और इन क्वालिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसी क्वालिटीज वाली ब्रीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम एनिमल ब्रीडिंग की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं सेलेक्टेड एनिमल्स के बीच में बच्चों। आगे होगी बात समझ में बहुत क्लैरिटी के साथ, ठीक है। What do we understand by the term breed? मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ब्रीड का मीनिंग यहां पर आपको दे रखा है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड, है ना। बात का तो सब समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बात करी थी अभी, पोमेरियन की बात करी थी, अल्सेशियन की बात करी थी, बुलडॉग की बात करी थी। पोमेरियन बोलते ही ऑल पोमेरियन आर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, लाइक जनरल अपीयरेंस सबका एक जैसा होगा, फीचर्स एक जैसे होंगे, साइज छोटी सी होती है, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है, पूरी बॉडी पे फर होते हैं पोमेरियन, है ना। अल्सेशियन सारे एक जैसे होंगे, बुलडॉग। तो ये सब क्या है, ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। डॉग्स क्या है, पूरी एक सिंगल स्पीशीज। ये तो आ गया समझ में। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस तीन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, रिलेटेड बाय डिसेंट। ऑब्वियसली डिसेंट का मतलब होता है, हम जैसे बात करते हैं सक्सेसर्स की, वंश की बात करते हैं, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे हम जब जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी अगली जनरेशन जब प्रोड्यूस होती है तो हम कहते हैं डिसेंट हो रहा है, नीचे जाना। डिसेंट का मतलब होता है नीचे जाना एक तरीके से। तो ऊपर की जनरेशन से, पूर्वजों से वंशज की तरफ, है ना। हम कहते हैं ना हमारे परदादा, परदादा से दादाजी, दादाजी से पापा जी, पापा जी से हम। आ रही है बात समझ में। ये डिसेंट है, एक से दूसरी जनरेशन नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। अब ऑब्वियसली जो आपस में एक जैसे दिख रहे हैं उनके पूर्वज भी तो एक जैसे होंगे ना, और उनसे क्योंकि वही जीन्स उनमें ट्रांसमिट होते जा रहे हैं, मिलते जुलते जीन्स, इसी कारण से वो सारे एक जैसे दिखते हैं।
हो गई बात क्लियर दिमाग में? रिलेटेड बाय डिसेंट, इसका मतलब जो एक ब्रीड को बिलोंग करते हैं, जैसे पोमेरियंस, तो पोमेरियंस के जो कुत्तों में एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो कॉमन है, वो एक ही पूर्वजों की औलादे हैं, है ना। बुलडॉग्स कुत्तों के एक जैसे पूर्वजों के एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो कुत्ते थे, जो बुलडॉग जैसे दिखते थे, उनकी औलादे हैं, वो चलती जा रही है आगे, इसलिए सारे के सारे बुलडॉग जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, एल्सेशियंस के पूर्वज भी एल्सेशियंस जैसे थे, तो दे ऑल आर रिलेटेड विद, उनके जो एंसेस्टर्स है कॉमन एंसेस्टर। तो रिलेटेड बाय डिसेंट का मतलब होता है कॉमन एंसेस्ट्री, पूर्वज एक हैं एक पर्टिकुलर ब्रीड के, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें दो टर्म्स काम में आएंगे बेटा ब्रीड के अंदर। अब ब्रीड में भी दो, मान लो मैंने एनिमल्स लिए, अब वो क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं या अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। तो क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ अ ब्रीड किनको मानोगे आप? जिनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है पिछली 4 से 5 जनरेशन के अंदर अंदर। 4 से 5 जनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक जनरेशन हुई पापा वाली, अगली सेकंड जनरेशन हुई दादा वाली, तीसरी जनरेशन हुई परदादा वाली, चौथी हुई उनके ऊपर वालों की, पांचवी उनके ऊपर वालों। पिछली 5 जनरेशन में यदि कोई भी कॉमन एंसेस्टर है, जो दो हम इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, मान लो वो परदादा से जो नेक्स्ट जनरेशन हुई थी, उनमें से एक बच्चा एक का है और एक बच्चा एक भाई का है, तो वो इसका मतलब रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स हो गए एक ब्रीड के। क्यों? कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर, परदादा जो कॉमन एंसेस्टर है, उन्हीं के बच्चों के बच्चे हैं वो आगे। तो पिछली 4 से 5 जनरेशन में यदि कोई कॉमन एंसेस्टर है, इनफैक्ट ज्यादा करेक्ट बोलूं तो 5 से 6 जनरेशन में यदि कोई कॉमन एंसेस्टर है एक ही ब्रीड के दो मेंबर्स के बीच में, तो हम बोलेंगे दे आर क्लोजली रिलेटेड। ये आगे भी काम में आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि यहीं पर आप गलती करते हो इस टॉपिक में। और यदि पिछली 5 से 6 जनरेशन में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, डेफिनेटली कॉमन एंसेस्टर तो होगा क्योंकि वो एक ही ब्रीड को बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, लेकिन बहुत पहले है और बहुत पहले से ही उनकी एंसेस्ट्री डिवाइड हो गई, वो अलग अलग भाइयों से पैदा हुए, फिर एंसेस्ट्री ट्री अलग चल रहा है, दोनों का सेपरेट चल रहा है। मान लो 10वीं जनरेशन जो थी पुरानी पिछली, उस 10वीं जनरेशन से दो भाई हुए और फिर वहां से आगे उन दो भाइयों से, अब वो 10वीं जनरेशन है ना, अब 10वीं जनरेशन के बाद वो अलग अलग हो गया, अब उन दो भाइयों से आगे प्रोड्यूस होती जा रही जनरेशन 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी, प्रेजेंट जनरेशन में दो इंडिविजुअल्स अपन ने इन दोनों फैमिली ट्री से उठाए। तो अब इनमें पिछले 10 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, 11वीं जनरेशन पे जाकर कॉमन है। कहा कि भाई जो 11वीं जनरेशन में थे उनके जो दो बच्चे थे, उनकी जो आगे फैमिली ट्री चली, उनसे हमने ये बच्चे उठाए, दो या दो मेंबर्स उठाए। आगे बात समझ में? तो है तो ये एक ही ब्रीड के, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री तो है, दिखने में भी एक जैसे हैं, आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं, लेकिन दे विल बी टर्म्ड एज अनरिलेटेड टू ईच अदर, दे आर डिस्टेंट रिलेटिव्स, हम कह सकते हैं दूर के रिश्तेदार या अनरिलेटेड। आगे बात समझ में? करीबी रिश्तेदार और दूर के रिश्तेदार एक ही ब्रीड के अंदर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पूछा जाएगा बच्चों। चलो, नाउ व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के दो एनिमल्स के बीच में यदि हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो वो कहलाता है, सॉरी गायब हो गया, वापस आ गया, चलो, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। तब इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनब्रीडिंग कहते हैं। और जो मैंने भी आपको कहा था वही समस्या यहां पर है, क्या कि जब हम इनब्रीडिंग, यहां तो वैसे एनसीईआरटी ने क्या किया, देखो अभी आगे पढ़ लो, एंड व्हाइल क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग, बट दिस इज रॉन्ग, है ना। ये डेफिनेशन, यदि इस डेफिनेशन के हिसाब से आप ऑप्शंस मार्क करके आओगे, आप पक्का गलत करके आओगे। रीजन बीइंग, जो आउटब्रीडिंग टर्म है बच्चों, इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे आगे, है ना, आगे 3 टाइप्स आने वाले हैं, यहां पर आप देख सकते हो, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इन तीनों में से ये जो पहला वाला है, ये आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप्स हैं। ये जो आउट क्रॉसिंग है, इनमें भी एक ही ब्रीड के मेंबर्स के बीच में हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, आप पढ़ सकते हो यहां पर, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, ठीक है, बट having no common ancestors on either side of their pedigree family tree up to 4 to 6 generations। मतलब क्या है समझ लो अब यहां पर बेटा, यही मैं बोल रहा था, ये इस टॉपिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कारण एनसीईआरटी ने गलती कर रखी, कंसेप्चुअल गलती। क्या होना चाहिए इन ब्रीडिंग में? इन ब्रीडिंग में हमेशा एक ही ब्रीड के मेंबर्स के बीच में ब्रीडिंग होगी, बट दे आर व्हाट, यहां पर ये जो सेम ब्रीड के मेंबर्स हैं, दीज आर क्लोजली रिलेटेड।
तो एक ही ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स के बीच में यदि हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो वो ब्रीडिंग टेक्निक क्या कहलाएगी, प्रोसेस क्या कहलाएगा, इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग कैन बी बिटवीन unrelated members of the same breed or between different breeds or between different species also। अभी जो हम पढ़ेंगे आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तीन कंडीशन। पहली में एक ही ब्रीड बट अनरिलेटेड। अनरिलेटेड मैंने अभी पहले अच्छे से जोड़ दे देकर समझा दिया है, क्यों, क्योंकि वो आने वाला था कि पिछली 4 से 6 या 5 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो हम उनको अनरिलेटेड मानेंगे और वो भी आउट ब्रीडिंग का एक टाइप माना जाता है, दैट इज आउट क्रॉसिंग। आया नहीं आया समझ में? तो वाइल क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, और यहां पर आप ऐड कर लो अनरिलेटेड मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड, दोनों कंडीशंस इसमें इंक्लूड होगी। तो ज्यादा करेक्ट डेफिनेशंस अब ये है जो मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर सबको? आगे बात समझ में, डेफिनेशन ऑफ इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है ये। इन ब्रीडिंग की बात करेंगे और फिर आउट ब्रीडिंग की बात करेंगे। पहले इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता ही दिया, एक ही ब्रीड के मेंबर्स के बीच में हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, जिनमें कम से कम पिछले 5 से 6 जनरेशन के अंदर अंदर कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए बच्चों। तो इन ब्रीडिंग रेफर्स टू, अब यहां पर देखो सही, यहां से डेफिनेशन दे रखी है, वहां गलती कर दी। अब ये गलत बात है ना, एनसीईआरटी पहले खुद कंफ्यूज करती है। यहां पर तो आपको सीधे सीधे दे दी सेम ब्रीड तो इन ब्रीडिंग, डिफरेंट ब्रीड्स तो आउट ब्रीडिंग, और फिर बाद में यहां पर सारा कचरा कर दिया, खुद की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अपोज करती है, तो बच्चा तो कंफ्यूज होना ही है। कोई बात नहीं, अपन ने देख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, है ना, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होने चाहिए बच्चों, ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, इसको मार्क कर लो। द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी इज एज फॉलोज, बहुत सिंपल सी चीज है। ऑब्वियसली जब हमें एक अच्छी क्वालिटी का ऑफस्प्रिंग चाहिए, एक अच्छी ब्रीड का एनिमल चाहिए, तो उसके लिए जो पेरेंट्स होने चाहिए वो सुपीरियर क्वालिटी के होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, सुपीरियर मेल सेलेक्ट करोगे, एक सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट करोगे, सेम ब्रीड के होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, दोनों का कम से कम पिछली 5 से 6 जनरेशन में कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। मेटिंग करवाओगे, उनकी जो प्रोजेनी ऑब्टेन्ड होगी बच्चों, उनको हम पहले इवेल्युएट करेंगे कि क्या इनके अंदर वो सुपीरियर कैरेक्टर आए भी नहीं आए जिसके लिए हमने इनकी मीटिंग करवाई थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ये चांस फिनोमिनन है भाई, जब आप ट्रेडिशनल वे में करा रहे हो तो आपके हाथों में चीजों में, आपके हाथों में सारी की सारी चीजें कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि जीन्स किस वे में रिकम्बाइन होंगे यू डोंट नो, यू नेवर नो, ठीक है। इसीलिए हम पहले उनको इवेल्युएट करेंगे एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मीटिंग। तो हम क्या करेंगे, जिनमें इंफीरियर क्वालिटीज आइए उनको तो हम हटा देंगे हमारी फार्म से, जो सुपीरियर क्वालिटी हैं, सुपीरियर क्वालिटी वाले हैं, हो सकता है जिनको हमने हटाया इन द सेंस हम उनको हो सकता है लेबोरियस वर्क के लिए काम में ले लेंगे, लेकिन फूड प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं लेंगे। जो सुपीरियर क्वालिटी वाले हमें प्रोजेनी मिली है, जिनमें सुपीरियर कैरेक्टर्स आए, सुपीरियर कैरेक्टर्स अभी हमारे फार्म मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो मेनली खाने पीने की बातें हो रही है, तो जिनसे मिल्क की यील्ड ज्यादा है, मीट की यील्ड ज्यादा है, उन वाली प्रोजेनी को अब हम सेलेक्ट कर लेंगे और फर्दर फिर उनके बीच में अगली जनरेशन में फिर मीटिंग करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमें जो जो सुपीरियर क्वालिटी वाली प्रोजेनी मिली उसमें मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, वो सब सुपीरियर क्वालिटी वाले हैं, उनके बीच में मीटिंग कराने से अब अगली फिर जनरेशन मिल जाएगी अपने को। ऐसे अपन जनरेशन दर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन सुपीरियर क्वालिटी एनिमल्स को प्रोड्यूस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वापस से मीटिंग करवाएंगे, ठीक है। इन सबके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ये क्या कहलाएगी, इन ब्रीडिंग कहलाएगी, जब तक कॉमन एंसेस्टर्स हैं, एक ही ब्रीड को बिलोंग करते हैं बच्चों, ठीक। तो ये यहां तक समझ में आ गया आपको। और सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल इज द काउ और बफेलो, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है भाई सुपीरियर फीमेल और मेल का क्या मतलब है। तो सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल इज द काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। ऑन द अदर एंड सुपीरियर मेल इज द बुल which gives rise to superior progeny as compared to those of other males। भाई अब बुल थोड़ी दूध देगा, दूध तो गाय देगी, भैंस देगी, तो सुपीरियर फीमेल तो वो जो ज्यादा दूध दे, और सुपीरियर मेल वो जिसके गेमीट्स में सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर मेटिंग विद द सुपीरियर फीमेल वो अच्छी प्रोड्यूस, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट, ये सारी क्वालिटीज मिले हमें। नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन्स डेवलप्ड बाय मेंडल एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। प्योर लाइन किसको कहते हैं, किसी भी कैरेक्टर, हम बोलते हैं ना किसी भी कैरेक्टर के
दो ट्रेड्स जनरली पॉसिबल होते हैं मेंडलिज्म जब हम पढ़ते हैं। जैसे हमने हाइट ऑफ द प्लांट्स की वहां पर पी प्लांट की बात करी, तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस की हमने बात करी थी। टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर द टू ट्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर हाइट, है ना। फिर हमने बोला था कि जो टॉल पी प्लांट होता है वो दो कंडीशंस में हो सकता है, या तो होमोजाइगस टॉल हो, यानी कि दोनों जो अलील्स हैं वो दोनों कैपिटल डोमिनेंट अलील्स हैं, कैपिटल टी, लेकिन दी हेटेरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी क्या होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि वहां पर डोमिनेंट अलील का जो ट्रेट होता है वो एक्सप्रेस होता है। ये आप सब जानते हो, बहुत बेसिक सी चीज है, 10th क्लास में भी इतना तो मेंडलिज्म पढ़ लेते हो आप लोग, यदि 12th का नहीं भी याद है तो, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पी प्लांट था वहां पर दो कंडीशंस होगी टॉल पी प्लांट की, लंबे वाले पी प्लांट की दो पॉसिबिलिटीज है जेनेटिक लेवल पे, या तो उसमें दोनों जीन्स जो हैं या दोनों अलील्स जो हैं वो कैपिटल टी वाले हों, डोमिनेंट अलील्स हों, या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैपिटल टी स्मॉल टी हो। इसमें से प्योर लाइन आप किसको बोलोगे, जिसमें ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल, जो ट्रेट वो एक्सप्रेस कर रहा है उस ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो दोनों अलील्स हैं वो दोनों उसके अंदर हों। इसमें क्या है, एक अलील तो टॉलनेस का है, एक ड्वार्फनेस का है, लेकिन क्योंकि टॉलनेस वाला डोमिनेंट है इसलिए टॉलनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस या ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन इसको मैं प्योर लाइन नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों अलील्स जो ट्रेट ही एक्सप्रेस कर रहा है उसके नहीं है, एक ड्वार्फनेस का एक टॉलनेस का है। दोनों जब अलील्स टॉलनेस के हैं तो मैं कहूंगा वो प्योर लाइन है टॉलनेस के लिए, है ना। आगे बात समझ में। इसी तरह से ड्वार्फ, तो ऑब्वियसली जब होमोजाइगस रिसेसिव होगी कंडीशन तभी ड्वार्फ होगा, तो वो हमेशा प्योर लाइन होगा। तो प्योर लाइन इसको कहते हैं जब होमोजाइगस कंडीशन हो एक पर्टिकुलर अलील के लिए। तो होमोजाइगस प्योर लाइन्स की बात यहां पर अब आएगी, कंसेप्ट पहले क्लियर होना जरूरी था तभी आप समझ पाओगे आगे। तो अ सिमिलर स्ट्रेटेजी, तो पहले तो होमोजाइगस प्योर लाइन ये वर्ड अपन यहां पर मार्क कर लेते हैं। सिमिलर स्ट्रेटेजी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन्स इन कैटल एज वाज यूज्ड इन केस ऑफ पीस। अब प्योर लाइन्स हम डेवलप कैसे करते हैं बच्चों, इन ब्रीडिंग से। एक्चुअली होमोजाइगोसिटी जब आप रिलेटेड इंडिविजुअल्स को, जिनके एंसेस्टर्स कॉमन रहे हैं पिछली 4 से 5 जनरेशन में, तो उनके अंदर जीन्स भी काफी हद तक कॉमन होंगे, शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल काफी ज्यादा होगी क्योंकि वो क्लोज रिलेटिव्स हैं। अब जब इन्हीं के बीच में आप बार बार मेटिंग करवाते हो तो सेम टाइप ऑफ अलील्स का अक्यूमुलेशन होने लग जाता है प्रोजेनी के अंदर, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन आने लग जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स के लिए, डिफरेंट ट्रेट्स के लिए। इसका मतलब हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इन ब्रीडिंग जब भी हम करवाते हैं, यानी कि एक ही ब्रीड के रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जब आप रिपीटेड मेटिंग कराते हो, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में कराते जाते हो, तो हर जनरेशन में ये जो अलील्स है उनकी होमोजाइगोसिटी यानी कि होमोजाइगस कंडीशन यानी कि प्योर लाइन का फॉर्मेशन बढ़ता जाता है डिफरेंट ट्रेट्स के लिए। और प्योर लाइन क्यों डेवलप कर रहे हैं हम, यदि हमारे पास प्योर लाइन है, ध्यान रखना, तो प्योर लाइन का मतलब क्या है, एक ही तरह का गेमीट बनेगा, वहां पर दो तरह के गेमीट उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या कैरेक्टर के लिए नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों अलील सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रेट्स हम चाहते हैं कि अगली प्रोजेनी में जाएं, उसके लिए जो हम पेरेंट एनिमल्स यूज कर रहे हैं, यदि उन पेरेंट एनिमल्स के अंदर उन सुपीरियर कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगोसिटी हो, यानी कि प्योर लाइन्स हो उन कैरेक्टर्स के लिए, मान लो रेजिस्टेंस टू डिजीज है ना, उसके लिए अपन मान लेते हैं कैपिटल आर, जो अलील रेस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल आर है। मतलब जिस एनिमल के अंदर कैपिटल आर वाला है वो रेजिस्टेंट टू डिजीज होता है, जिसमें स्मॉल आर वाला है वो नहीं होता। अब यहां पर यदि मैं ऐसा, ये प्योर लाइन कहलाएगा डिजीज रेजिस्टेंट के लिए। अब मेरे पास यदि ऐसा मेल एनिमल है जिसमें प्योर लाइन कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो अब मैं इसको यूज कर रहा हूं मेटिंग में। अब जब मेटिंग होगी तो अब गेमीट बनेंगे, ये डिप्लॉयड कंडीशन है, जब गेमीट बनेंगे तो एक अलील एक गेमीट में, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में से एक, या तो ये अलील जाएगा ये जाएगा, लेकिन दोनों ही अलील एक जैसे हैं, तो कुल मिलाकर क्या है, हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि दो तरह के गेमीट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का गेमीट बनेगा। हर गेमीट के अंदर आपको कैपिटल आर अलील ही मिलेगा, लेकिन मान लो यहां पर यदि हेटेरोजाइगस होता है तो दो तरह के गेमीट्स की पॉसिबिलिटी थी, कैपिटल आर भी हो सकता था, स्मॉल आर भी हो सकता था। अब मान लो ये तो मेल है भाई, ये तो मेल है ना। अब जो फीमेल एनिमल है वो भी गेमीट दे रही है, उसका गेमीट है। अब मान लो उसके गेमीट के साथ ये जाकर मिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से जो ट्रेड जा रहा है वो डिजीज रेजिस्टेंस का नहीं जा रहा ना, हमें तो सुपीरियर क्वालिटी, हम तो चाहते हैं बस यही जाए, और हम चाहते हैं कि सिर्फ यही जाए। उस चीज के लिए हम श्योर कब हो सकते हैं, जब इसका दूसरा काउंटर पार्ट हो ही नहीं, जब स्मॉल आर होगा ही नहीं तो जाएगा कैसे अगली जनरेशन में।
तो हम प्योर लाइन डेवलप करने की कोशिश करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग सुपीरियर प्रोजेनी। आई थिंक ये पॉइंट भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। यहां पर भी सबको डाउट रहता है, समस्या रहती है, आज के बाद नहीं रहनी चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो इनब्रीडिंग का जो प्रोसेस है ये होमोजाइगोसिटी यानी प्योर लाइन प्रोडक्शंस को, प्योर लाइंस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, प्योर लाइन कंडीशन को प्रमोट करता है। Thus, inbreeding is necessary if you want to evolve a pure line in any animal. यदि हम किसी एनिमल के अंदर प्योर लाइन डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर इनब्रीडिंग जरूरी हो जाती है बच्चों। दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें इसको भी, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस, अब लेकिन एक नुकसान भी है आगे भी देखेंगे अपन, पहले तो प्योर लाइन की बात कर लेते हैं। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। और जब होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइंस डेवलप होंगे तो जो हार्मफुल जीन्स है उनकी भी होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होगी। और जनरली जब इन हार्मफुल जीन्स की होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है तो एनिमल एलिमिनेट यानी कि केवल मर जाता है या वो, तो कुल मिलाकर जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं उनकी प्योर लाइन डेवलप होगी तो वैसे ही पॉपुलेशन में से हम डिस्कार्ड कर देंगे, उनको खत्म कर, या तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, हम उनको डीसेलेक्ट कर देंगे, हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे आगे की मीटिंग में। तो इनब्रीडिंग का एक और फायदा क्या हो गया भाई कि यहां पर जो हार्मफुल रेसेसिव जीन्स हैं जब भी वो होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो उनकी वजह से वो जो हार्मफुल ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा, जिसकी वजह से या तो वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा या वो जब कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ट्रेट एक्सप्रेस होगा तो हम उसको डीसेलेक्ट कर देंगे भाई। तो इससे ऑटोमेटिकली जो सुपीरियर प्योर लाइन से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल। ऑटोमेटिकली जो लेस डिजायरेबल जीन्स वाले हैं वो एलिमिनेट होते जाएंगे, सुपीरियर क्वालिटी वाले हैं वो सिलेक्ट होते जाएंगे, प्योर लाइन डेवलप होती जाएगी। Therefore, this approach, where there is selection at each step, increases the productivity of, तो हर जनरेशन के बाद एक बार तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट अब ध्यान रखना, तो यहां तक ये तो फायदा हो गया इनब्रीडिंग का, यहां से लेकर ये पूरा जो है दिस इज द बेनिफिट, लिख लो क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होते हो। बेनिफिट ऑफ इनब्रीडिंग, ये तो बेनिफिट है। अब नुकसान देखेंगे हम इनब्रीडिंग का, वो भी जरूरी है देखना क्या नुकसान है भाई। हाउएवर कंटिन्यूड, आप करते ही जाओ, लालच की तो कोई सीमा नहीं है, 3 जनरेशन 4 जनरेशन 5 जनरेशन वहां तक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर घटना चालू हो जाती है। तो हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हो पिछली जनरेशन, क्योंकि अब जब एक के बाद एक जनरेशन में हम इनब्रीडिंग करा रहे हैं, पहले में तो हो सकता है कि 5वीं जनरेशन में कोई कॉमन इंसेस्टर था पहली बार जब हमने चालू करी, अब उसके बाद तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई उसका तो जस्ट पिछले वाले में कॉमन एंसेस्टर है। तो फिर क्या होगा, यदि क्लोज इनब्रीडिंग हम बार बार करवा रहे हैं तो उससे धीरे धीरे फर्टिलिटी वाला जो ट्रेट होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, दोनों चीजों पर फर्क पड़ता है बच्चों। और ये जब आप क्लोज रिलेटिव्स, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स के बीच में बार बार कंटिन्यूड इनब्रीडिंग करवाते हो, मोर देन 5 to 6 जनरेशन, 5 से 6 जनरेशन तक नहीं आएगी दिक्कत इन ब्रीडिंग में, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपको फायदा भी मिलेगा, प्योर लाइन्स भी डेवलप होगी, लेकिन उसके बाद फिर आपको रुक जाना चाहिए, फिर आपको अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ले लेने चाहिए एक बार, जो भी अपन देखेंगे, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हुई उसका सॉल्यूशन भी तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप कराए जा रहे हो, 5 से 6 जनरेशन के बाद तक भी आप इनब्रीडिंग कराए जा रहे हो, तो फिर प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी दोनों कम हो जाएगी प्रोजेनी के अंदर। इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये नुकसान है ना, हार्म ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का नुकसान हम कह सकते हैं, हार्म फ्रॉम इनब्रीडिंग। ठीक है, नाउ व्हेनेवर दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, एक तो इसको मार्क कर लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, व्हेनेवर दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। व्हेनेवर दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड, जिनमें वापस से हम क्या करेंगे, अब मान लो मैंने देखा यार मैं बार बार इनब्रीडिंग करा रहा था, 7वीं जनरेशन तक आ गया, इनब्रीडिंग करवाता, अब मैंने नोटिस करा यार प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, वापस से मेरी जो वहां पर एनिमल पॉपुलेशन उसको इवेलुएट करूंगा, उसमें से जो भी सुपीरियर क्वालिटी मेरे को मिलेगी, है ना, मेल या फीमेल की, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि हाँ भाई अभी भी इनमें ये सबसे सुपीरियर है, कर ली सिलेक्ट। जो भी एक सुपीरियर एनिमल होगा वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, उसकी मेटिंग कराऊंगा विद अनरिलेटेड। अब मैं, मेरे पास कहने का मतलब, अब भाई मेरी फार्म में तो क्या है, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जो मिलती रही थी प्रोजेनी, उन्हीं के बीच में तो मैं मीटिंग करवा रहा था, और वो सब तो भाई बंदे हैं आपस में। आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
तो मेरी फार्म में तो पूरे पूरे चांसेस ये हैं कि जितने भी एनिमल्स होंगे दे ऑल आर क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ द सेम ब्रीड। बट अब यदि मेरे को ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ है, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, फर्टिलिटी कम हुई है, इसको ओवरकम करना है, तो मुझे अपनी फार्म में से एक मेंबर चुनना पड़ेगा जो सुपीरियर क्वालिटी का हो। अब उसकी मीटिंग मुझे करानी जरूरी है किसके साथ? एक ऐसे सुपीरियर क्वालिटी मेंबर ऑफ द सेम ब्रीड, ब्रीड तो सेम होनी चाहिए लेकिन सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए जो उससे रिलेटेड नहीं हो। मतलब पिछली 5 से 6, मैंने शुरुआत में बता देता अनरिलेटेड का क्या मतलब है, पिछली 5 से 6 जनरेशन में इन दोनों का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। तो गांव में ऐसा किया जाता है बच्चों, है ना, जो गाय भैंसे पालते हो क्या करते हैं, जब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है तो भाई अलग अलग घरों में सबके पास वहां गाय भैंसे रहती है ना, सांड रहते हैं, बुल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं जब भी उनको ऐसा लगता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, तो मान लो 2 दूध वाले हैं, तो उनमें से कहेगा, एक दूध वाला कहेगा यार मेरी एक सुपीरियर क्वालिटी गाय ले लेते हैं, तेरे यहाँ से मेल काउंटर पार्ट ले लेते हैं सुपीरियर क्वालिटी का। अब दोनों के पास क्योंकि कोई कहाँ से लाया था अपनी गाय भैंसे, कोई कहाँ से लाया था, तो दोनों के अनरिलेटेड है, उनके बीच में मीटिंग करा देते हैं। जो भी प्रोजनी होगी जितनी भी होगी, कुछ तू रख लेना, कुछ मैं रख लूंगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो हमने यहाँ पर ब्रीडिंग करवाई है ना बेटा, ये क्या कहलाएगी? एक्चुअली ये कहलाएगी आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग की जो 3 टाइप है ना, उनमें जो फर्स्ट टाइप है जिसमें एक ही ब्रीड के सुपीरियर मेंबर्स के बीच में मीटिंग करा रहे हैं बट दे आर अनरिलेटेड, तो ये जो आउट क्रॉसिंग है विच इज अ टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग, इट ओवरकम्स व्हाट? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो एक वर्ड में मुझे बोलना हो कि भाई व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन? आउट क्रॉसिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? इसमें हम एक ही ब्रीड के 2 मेंबर्स के बीच में मीटिंग करा रहे हैं बट दे आर अनरिलेटेड, पिछली 5 से 6 जनरेशन में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। क्लियर? आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट माय पॉइंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, दिस यूजुअली हेल्प्स रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। तो एक्चुअली यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहां पर हम बात कर रहे हैं आउट ब्रीडिंग की, ये सॉरी आउट क्रॉसिंग की, ये पता होना चाहिए। तो ये जो यहां पर सॉल्यूशन बताया है ना, ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है ये स्टेटमेंट आए, डायरेक्टली आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो फिर वहां पर आपको देंगे फर्दर इनब्रीडिंग, दूसरा आउट क्रॉसिंग, तीसरा क्रॉस ब्रीडिंग, चौथा आपको दे दिया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी आउट क्रॉसिंग, क्योंकि वहां स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं और आपको मान लो ये पता नहीं था कि आउट क्रॉसिंग क्या होती है, तो फिर आप संकट में पड़ जाओगे कि, तो मैंने आपको बता दिया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का सोल्यूशन क्या है, आउट क्रॉसिंग इज द सोल्यूशन ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बच्चों नाउ आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं। इन ब्रीडिंग हो गया, इन ब्रीडिंग में एक ही ब्रीड के रिलेटेड सुपीरियर मेंबर्स के बीच में मीटिंग करवा रहे हैं हम। आउट ब्रीडिंग में अब क्या करेंगे हम? आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। अब आगे ना बात समझ में, यहां पर सारे मेंबर्स अनरिलेटेड होंगे। सेम ब्रीड क्यों? तो भी अनरिलेटेड, यानी पिछले 4 से 6 जनरेशन में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं, या फिर होंगे ही 2 डिफरेंट ब्रीड्स के, या फिर 2 डिफरेंट स्पीशीज के। इस बेसिस पे 3 कंडीशन आ गई। यदि एक ही ब्रीड के बट अनरिलेटेड है तो कहलाएगी आउट क्रॉसिंग। 2 एक ही स्पीशीज के लेकिन 2 अलग अलग ब्रीड के, मान लो पोमेरियन और बुलडॉग, इनके बीच में मैं मैटिंग करवा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं जिसमें पोमेरियन के भी कैरेक्टर्स हो, जिसमें बुलडॉग के भी कैरेक्टर्स हो। सोच के हंसी आती है कि कैसा मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। तो वो क्या कहलाएगी? क्रॉस ब्रीडिंग। एक ही स्पीशीज के, सारे कुत्ते एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं बट 2 अलग अलग ब्रीड के, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। और मैं 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग करा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल म्यूल, खच्चर, गधा और घोड़ा, ठीक है। तो दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों किसके अंदर आते हैं बच्चों? ये आते हैं आउटब्रीडिंग के अंदर। तो आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड, या तो सेम ब्रीड के अनरिलेटेड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 से 6 जनरेशन पिछली, इसको तो हम कहेंगे आउट क्रॉसिंग। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, एक ही स्पीशीज की 2 डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। शुरुआत में ही मैंने आपको शॉर्ट में विद एग्जांपल तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस बता दिया है। तो ये याद रखना, जो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल से चीजें इजीली याद रहती है, कभी आप भूलते नहीं हो, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि कंफ्यूजन तो मारता है हमें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आउट क्रॉसिंग की। प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन अदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 से 6 जनरेशन तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगी
आउट क्रॉसिंग से उस ऑफस्प्रिंग को हम क्या नाम देते हैं, उस ऑफस्प्रिंग को बच्चों हम नाम देते हैं आउट क्रॉस। ये भी हमें पता होना चाहिए। It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef, cattle, etc. Single outcross often helps to overcome. तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो, a single outcross often helps to overcome inbreeding depression. Best, one of the best breeding method इसको माना जाता है, पूरा important है। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हम मेटिंग करवा रहे हैं बच्चों। तो इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल, दो अलग अलग ब्रीड की जो डिजायरेबल क्वालिटीज है उनको हम कंबाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इससे जो हमें प्रोजेनी मिलेगी उसको क्रॉस ब्रीड कहा जाता है बच्चों, ठीक है। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में देमसेल्व्स बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन डेवलप न्यू स्टेबल। ये कोई खास बात नहीं है। Many new animals breeds have been developed by this approach. इसमें एग्जाम्पल याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस तरह से हमने एक जो क्रॉस ब्रीड डेवलप करी है वो हिसारडेल है बच्चों। इट इज अ क्रॉस ब्रीड ऑफ शीप, अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप। कैसे डेवलप हुई है? पंजाब में डेवलप हुई बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यूज फीमेल काउंटर पार्ट एंड मरीनो रैम्स। तो ये दो अलग अलग ब्रीड है शीप की, जहां से हमने एक फीमेल ली, एक ब्रीड से मेल दूसरी ब्रीड से लिया, दोनों के बीच में मेटिंग कराई यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई, जो कहां कराएगी? पंजाब में। इससे जो हमें क्रॉस ब्रीड मिला हिसारडेल, दैट इज द न्यू ब्रीड ऑफ शीप। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना। क्रॉस ब्रीडिंग में जनरली ये एग्जांपल ही आपसे पूछा जाता है। जो टर्म्स हैं वो मार्क कर लो, पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये सारे वर्ड्स हमें याद रखने हैं यहाँ पर। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड। इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड मे बी ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। म्यूल की हम यहाँ पर बात करते हैं, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के बीच में जब आप मीटिंग कराते हो तो बच्चों यहाँ पर ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा क्रॉस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ द म्यूल, तो आप लिख सकते हो ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अब मैंने शुरुआत में आपको बोला था भाई ये तो एक तरह से नेचुरल प्रोसेस के ऊपर अपन डिपेंडेंट है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गई मीटिंग की, बस हमने सिलेक्शन करा है सुपीरियर क्वालिटी का, बाकी फिर सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। नेचुरल प्रोसेस है, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी प्रोजेनी सुपीरियर क्वालिटी की, हमें इवेलुएट करनी पड़ती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है। बहुत सारी प्रोजेनी ऐसी मिल जाती है जो काम की नहीं होती है, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और फिर भी 10 प्रोजेनी में से कोई एक काम की निकलती है ना, ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है। तो अब इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने फिर टेक्नोलॉजी, हमारी नॉलेज, साइंस की जो नॉलेज है, एडवांस नॉलेज, उसको इनकॉर्पोरेट करा हमारी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स के साथ। देखते हैं क्या करा उसमें। हम पढ़ेंगे MOET एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब ही क्या है कि अब ये हमारे कंट्रोल, हमने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को पूरी तरह से नेचर के ऊपर नहीं छोड़ा है, ऑन देयर ओन नहीं छोड़ा है, हमने हमारे कंट्रोल में चीजें ली है। दैट इज कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है ज्यादा। तो दे आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, सबको पता होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सुपीरियर मेल से सीमन कलेक्ट कर लेंगे। फायदा यह है, यदि आपने सीमन कलेक्ट कर लिया तो आपको वही सीमन दूसरे डिस्टेंट प्लेस पे भी ले जाने की एक जो है फिजिबिलिटी होती है। आप ले जा सकते हो, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे इसको स्टोर, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर स्टोर करके रखते हैं हम बच्चों, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन होता है। सो द सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चोजन एज अ पेरेंट। सुपीरियर क्वालिटी मेल चुन लेंगे हम, उसका सीमन कलेक्ट करेंगे और उसको फिर हम क्या करते हैं, इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि फिर द सीमन में बी यूज्ड इमेज। अब जो वहां पर उसमें स्पर्म्स होंगे वो जब भी वो एग्स प्रोड्यूस करेगी इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके साथ जाकर फ्यूज हो जाए, ठीक है। इससे फायदा ये है, आगे दे रखा है, द सीमन में बी यूज्ड इमीडिएटली। यदि आपको इमीडिएटली यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको यदि उसको फ्रोजन करना है, स्टोर करना है, वो भी आप कर सकते हो, बाद में यूज में ले सकते हो। एक और चीज, मान लो आप किसी ऐसी फीमेल को इस मेल से मेट करवाना या ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना चाहते हो किसी फीमेल के साथ इस मेल की, जो फीमेल इससे बहुत दूर रह रही है, अलग अलग स्टेट्स में रहती है, अलग अलग मे भी कंट्रीज में रहती है, तो हम ये जो प्रिजर्व सीमन है इसको वहां पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और फिर वहां इंजेक्ट कर सकते हैं उसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरिड
अगेन लेकिन यहां पर फिर क्या नुकसान है, कुछ फायदे हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन नुकसान ये है अभी भी हमने इंजेक्ट तो कर दिया, लेकिन इंजेक्शन देने के बावजूद भी जो फर्टिलाइजेशन हो तो नेचुरल वे में हो रहा है, वहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फिर often the success rate of crossing mature male and female animals is fairly low even though artificial insemination करा भी दिया, लेकिन मैंने जैसा बोला कि फर्टिलाइजेशन तो वहां पर नेचुरली होगा, और हर बार जो मेल गेमीटे स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज हो ही सही, ये जरूरी नहीं है। तो आपने पूरी मेहनत करी, आपने सीमन को ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, वहां पर एक सुपीरियर फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट भी कर दिया, और पता चला भाई साहब कि वहां तो फ्यूजन हुआ ही नहीं स्पर्म का गेमीट के साथ, फीमेल गेमीट के साथ। अब एक बार इंजेक्ट करने के बाद उन स्पर्म्स की एक लाइफ है कुछ घंटों की, उस दौरान यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो अब वो सीमन खराब है, पूरी मेहनत खराब, पैसे खराब। ठीक है, वही चीज यहां पर एनसीईआरटी बोल रही है कि ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरीड आउट। तो उसकी भी जो सक्सेस रेट है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, काफी कम होती है बच्चों। अब ये जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं इनको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जनरली तो क्या होता है, जो फीमेल एनिमल होती है वो अपनी हर रिप्रोडक्टिव साइकिल में जनरली क्या करेगी, कोई भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें जनरली एक या दो ओवा प्रोड्यूस करती है, फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करती है। उसकी जगह मान लो वो हर रिप्रोडक्टिव साइकिल में ज्यादा 5, 6, 7, 8 एग्स प्रोड्यूस करने लग जाए, तो फिर क्या होगा, जो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा है उसमें स्पर्म्स तो बहुत सारे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक ही ओवम है, उसके साथ स्पर्म के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 100%, दो ही चांसेस हैं। लेकिन यदि 6, 7 हैं, 8 एग्स हैं, तो फिर वहां यार कोई ना कोई स्पर्म तो हिट कर देगा, तो एटलीस्ट हर मेटिंग आपकी वेस्ट नहीं, पूरी तरह से वेस्ट नहीं जाएगी, कुछ प्रोजेनी तो आपको मिल ही जाएगी वहां पर। तो हम कुल मिलाकर अब क्या कर सकते हैं, यदि हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए, तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जिस सुपीरियर फीमेल में हम उस सीमन को इंजेक्ट कर रहे हैं वो सुपीरियर फीमेल एक से ज्यादा ओवा प्रोड्यूस करे, है ना। ओवा प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से हम उसको कहते हैं ओव्यूलेशन, और हम यहां पर क्या चाहते हैं, सिंगल ओवुलेशन ना होकर मल्टीपल ओवुलेशन हो गया मल्टीपल ओवुलेशन। अब मल्टीपल ओवुलेशन हो गया तो फिर मल्टीपल फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ गए, हो सकता है 2, 3, 4 स्पर्म्स फ्यूज हो जाएं, अलग अलग ओवा से 4 ओवा से 8 में से 4 के साथ फ्यूज हो गए, 4 एम्ब्रियो बनेंगे, है ना। अब ये जो सुपीरियर फीमेल थी जिसमें 4 एम्ब्रियो बन चुके हैं, यदि हम इन 4 एम्ब्रियोज को इसी के अंदर डेवलप होने दें पूरी प्रेगनेंसी में, तो एक नुकसान तो ये है कि 4 एम्ब्रियोज का एक साथ डेवलप होने में हो सकता है कि चारों ही एम्ब्रियोज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो, प्लस जब तक इन बच्चों की डिलीवरी नहीं होगी, इन 4 एम्ब्रियोज की पूरी तरह से पूरा प्रेगनेंसी पीरियड खत्म नहीं होगा, तब तक इस फीमेल को हम फर्दर मेटिंग में यूज नहीं ले सकते। ये एक सुपीरियर क्वालिटी फीमेल है, वेस्ट जा रहा है टाइम इसका। तो हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीपल ओवुलेशन के बाद हमें मल्टीपल एम्ब्रियोज मिले हैं, इनको हम उन फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे जो एज सच हमारे लिए सुपीरियर क्वालिटी फीमेल्स नहीं थी, तो एज सच उनको हमें मेटिंग में तो काम में नहीं लेना, लेकिन हमारे पास पड़ी हुई है, तो उनको एज सरोगेट मदर्स हम यूज करते हैं, एक एक एम्ब्रियो को एक एक उन हम कह सकते हैं इंफीरियर क्वालिटी फीमेल एनिमल्स के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब इस बच्चे के अंदर जो जीन्स हैं वो तो सुपीरियर क्वालिटी मेल और फीमेल के हैं, उनके यूट्रस में तो सिर्फ डेवलपमेंट होगा, वो इंफीरियर क्वालिटी फीमेल होगी भी तो भी अब इन बच्चों के ऊपर तो उसका कोई इंपैक्ट आना नहीं है। तो इससे ये हो गया कि हमारी जो सुपीरियर क्वालिटी फीमेल थी वो फ्री हो गई वापस से अगली मेटिंग के लिए, अगली रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। दिस टेक्निक इज नोन एज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, है ना। अब मीनिंग समझ में आ गया पूरी टेक्निक का, सिंपल वे में कंसेप्चुअली समझेंगे तो बहुत आसान रहेगी चीजें। मैं बार बार कहता हूं बायोलॉजी भी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, समझना नहीं चाहते हैं आप लोग। अब सिर्फ बात इतनी सी रहेगी कि भाई एक ओवम की जगह मल्टीपल ओवा प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमारी साइंस काम में, हमारी नॉलेज काम में आएगी। वो हार्मोन हमें देखना है जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है बच्चों एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवम डेवलपमेंट में मदद करता है। यदि हम इस एफएसएच जैसा हार्मोन पर्टिकुलर अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग केमिकल इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, मॉडिफाइड हो सकती है, तो कुल मिलाकर एफएसएच और एफएसएच लाइक हार्मोन को यदि हम इस सुपीरियर फीमेल में इंजेक्ट कर दें तो मल्टीपल ओवुलेशन हो जाएगा। यही करते हैं, तो पहले हम एफएसएच इंजेक्ट करेंगे, मल्टीपल ओवुलेशन होगा, एक सुपीरियर क्वालिटी मेल का या तो नॉर्मल मेटिंग करवा दो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दो, मल्टीपल एम्ब्रियोज मिलेंगे, सरोगेट मदर्स में ट्रांसफर कर देंगे, हमारी सुपीरियर फीमेल को वापस से मेटिंग के लिए काम में ले लेंगे बच्चों। आई थिंक क्लियर चीजें, नहीं हो तो बेटा बता देना,
कोई भी डाउट हो बता देना, डाउट दिमाग में नहीं रखना है, डाउट बहुत खराब होते हैं। सो टू इंप्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन, of hybrids, other means are also used. Multiple ovulation embryo transfer technology is one such program for herd improvement. In this method, a cow is administered hormones with FSH-like activity to induce follicular maturation, यानी कि ओवम डेवलपमेंट आप कह सकते हो, ग्राफ्टिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट, सुपीरियर एंड सुपर ओवुलेशन। जब एक से ज्यादा एक प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं सुपर ओवुलेशन इंस्टेड ऑफ वन एग, व्हिच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल। तो क्या प्रोड्यूस करेंगे वो 6 to 8 eggs प्रोड्यूस करेंगे। द एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन एलाइट यानी कि सुपीरियर क्वालिटी बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या आप नेचुरल मेटिंग भी करा सकते हो सुपीरियर मेल के साथ, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक भी यूज कर सकते हो। तो फर्टिलाइज्ड एग्स एट कौन सी स्टेज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं, सबको पता होनी चाहिए। आईवीएफ में हम पढ़ते हैं कि जब भी हम इस तरह से फर्टिलाइज्ड एग्स को ट्रांसफर करते हैं सरोगेट मदर्स में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो 8 से 32 सेल स्टेज में यूजुअली करते हैं बच्चों। 8 सेल से कम स्टेज में करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में, वो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट, वो करा जाता है 8 से 32 सेल स्टेज में। आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, और ये जो एम्ब्रियोज आप निकालोगे सुपीरियर फीमेल से, नॉन सर्जिकली निकालोगे थ्रू द वजाइनल रूट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल, वापस से जो हमारी सुपीरियर फीमेल थी, जो जेनेटिक मदर है, इट इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन, वापस से वो मैटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, बहुत सारे एनिमल्स में यूज कर ली गई। पूछा जा सकता है कि किन एनिमल्स में ये अभी तक कॉमनली यूज हो गई है। ठीक है, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम विद दिस। ठीक है, विद MOET एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये हो गया हमारा मेनली जो अभी हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे थे। फिर हमने उसमें बोला कि भाई डेयरी फार्म्स के साथ साथ, पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ हम फिशरीज को भी इंक्लूड करते हैं। इनफैक्ट जो बी कीपिंग है अब वो भी एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड होता है। एपीकल्चर जिसको हम कहते हैं, बीज की रेयरिंग और उनसे प्रोडक्ट्स को अवेल करना बच्चों। तो अपन उसको भी देख लेते हैं, फिशरीज को भी देख लेते हैं क्या है। तो पहले हम बी कीपिंग की बात करेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है। तो बी कीपिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, एपीकल्चर कहते हैं। क्या है डेफिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, हाइव्स का मतलब छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते, उनको मेंटेन करके रखना। ठीक है, उनमें उनको ग्रो करना, रेयर करना, ब्रीडिंग करवाना, आगे प्रोडक्शन लेना उनसे। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। जो मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए होते हैं इनसे, एक तो हनी होता है, एक बीज वैक्स होता है। अब एक क्वेश्चन जो यहां से और बनता है वो क्या बनता है कि भाई यहां पर नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बीज क्या होता है। नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बीज इज बीज वैक्स। खुद का जो प्रोडक्ट है, जो खुद प्रोड्यूस कर रही है वो, देयर ओन प्रोडक्शन, है ना। तो हनी बीज में एब्डोमिनल ग्लैंड्स होती है बच्चों, एब्डोमिनल ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम बीज वैक्स कहते हैं। और उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फीमेल्स ज्यादा जो है वो कोरिलेट करेगी इस चीज से, क्योंकि फीमेल्स वैक्सिंग करती है, उसमें भी बीज वैक्स काम में आता है। ठीक है ना, आजकल तो बॉयज के अंदर भी जो शेविंग होती है उसको शेप देने के लिए वैक्स यूज होती है, वहां पर भी कई बार बीज वैक्स का यूज किया जाता है। तो कई कॉस्मेटिक्स के अंदर, कई पॉलिशेस के अंदर वैक्सिंग जो मटेरियल आता है उसके अंदर इस बीज वैक्स को यूज करते हैं। ये इनका नेचुरल, इनका खुद का प्रोडक्ट है, उनकी खुद की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। हनी इनका एक्चुअली नेचुरल प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट नहीं है। कारण हनी तो एक तरीके से ये जो नेक्टर कलेक्ट कर रही है फ्लावर से, उसको अपने हाइव्स में स्टोर कर रही है, वहां पर ये बन रहा है। तो ये तो एक तरह से आउटसोर्सिंग वाला मटेरियल हो गया, खुद का प्रोड्यूस नहीं है। लेकिन हाँ, इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हम हनी बीज पे डिपेंडेंट है, बीज वैक्स के लिए और हनी के लिए। इन्हीं के लिए बी कीपिंग यानी कि एपीकल्चर किया जाता है। तो एक तो हनी के लिए किया जाता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपको आगे दे रखा है बेटा, बीज वैक्स के बारे में बात हुई है, ये रहा बीज वैक्स। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हम एपीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सालों से किया जा रहा है। इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। हनी इज अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड आल्सो फाइंड्स यूज इन द इंडिजिनस, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद वगैरह, इनमें भी हनी का काफी यूज होता है। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी में भी। हनी बी also produces bees wax which finds many uses in industry such as in the preparation of cosmetics and polishes of various kinds. The increased demand of honey has led to the large scale beekeeping practices become an established income generating industry whether practiced on a small or on a large scale. Beekeeping can be practiced in any area. अब ये benefits हैं कि आप क्या ease of practicing क्या है, कि क्यों आसानी से आप beekeeping एपीकल्चर को practice कर सकते हो। It can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures. Bee pastures का मतलब bees के लिए sufficient food होना चाहिए, और उनका फूड क्या होता है, वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट ऑर्चार्ड्स, कल्टीवेटेड क्रॉप्स। कुल मिलाकर हमारे जो खेत खलियान हैं
जहां पर भी हैं पेड़ पौधे हैं वहां पर आप बी कीपिंग कर सकते हो। There are several species of honeybees which can be reared. Of these, the most common species is Apis indica, है ना। तो मोस्ट कॉमन जो स्पीशीज है जिसकी रेयरिंग इंडिया में की जाती है, दैट इज Apis indica बच्चों। बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वंस कोर्टयार्ड, ऑन द वरांडा ऑफ द हाउस, कहीं पर भी आप कर सकते हो, अपने घर की छत पे भी आप कर सकते हो। इट इज नॉट लेबर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें। नॉट लेबर इंटेंसिव का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, और इसीलिए काफी लोग अब बी कीपिंग एपीकल्चर को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसकी तरफ डाइवर्ट भी हो रहे हैं। बी कीपिंग दो रिलेटिवली इजी डज रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लेकिन इसके लिए भी कुछ बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या हमें पता होने चाहिए? द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। पहला, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। डेफिनेटली जब तक हमें उनकी फिजियोलॉजी पता नहीं होगी, उनकी हैबिट पता नहीं होगी, वो कैसे बिहेव करती हैं, वी कैन नॉट रेयर देम। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग ऑफ द बी हाइव्स, कहाँ पर हमें ये छत्ते हैं उनको रखना है, एक प्रॉपर सेफ जगह होनी चाहिए, सेफ फॉर अस ऑल्सो एंड सेफ फॉर देम ऑल्सो। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम, स्वाम्स का मतलब होता है बीज का ग्रुप, झुंड, है ना। हनी बीज के झुंड को स्वाम कहते हैं। अब आप उनको रेयर करना तो पहले पकड़ना भी तो पड़ेगा, और पकड़ोगे तो सूझ जाओगे, बिना नॉलेज के पकड़ोगे तो तरीका नहीं आता होगा, तो जो साइंटिफिक तरीका है, तो हमें कैसे स्वाम्स को कैच करना है वो नॉलेज होनी चाहिए। कैच करने के बाद कैसे उनमें हाइविंग को, वो छत्ता बनाए वहां पर रखे, उस चीज को प्रमोट करनी है, वो हमें पता होना चाहिए। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग, फिर छत्ते बना लिए उन्होंने, लेकिन वो मेंटेन्ड रहें, वहां पर अच्छे से फ्लरिश करें हनी बीज, उसकी नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट सीजन्स में। हैंडलिंग एंड कलेक्शन, उसके बाद वहां से फिर हनी कैसे निकालना है, बीज वैक्स कैसे निकालना है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बीज आर द, अब फायदा एक और क्या है एपीकल्चर का, यदि आप अपने खेत में बी कीपिंग कर रहे हो तो वो हनी बीज उड़ती रहेगी वहां पर, आपकी क्रॉप्स पे जो फ्लावर्स है उनके ऊपर बार बार जाएंगी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, और ये नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेशन में मदद करती हैं, और जितना ज्यादा पॉलिनेशन होगा ऑटोमेटिकली उतनी ही ज्यादा आपको आगे चलकर यील्ड मिलने की भी फायदे हो जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको दोनों तरीके से हो रहा है, क्रॉप यील्ड में भी फायदा हो रहा है आपको, ठीक है, प्लस आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी ज्यादा मिलेगा, जितनी ज्यादा उनको फ्लावर्स मिलेंगे नेक्टर के लिए उतना ज्यादा हनी भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर वो फायदा दे रखा है आपको। बीज आर द पॉलिनेटर्स, बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीशीज सच एज सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। Keeping beehives in crop fields during flowering period increases pollination efficiency and improves the yield, beneficial both from the point of view of crop yield as well as honey। दोनों चीजें बढ़ रही है, क्रॉप यील्ड भी बढ़ रही है, हनी यील्ड भी बढ़ रही है, उस होने पे सुहागा वाली बात होगी। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो, ये हो गई बी कीपिंग की बात। अब बात करेंगे हम फिशरीज। मैंने शुरुआत में ही बोला था फिशरीज वर्ड देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ फिशेस की रेयरिंग, जो कि गलत है। फिशरीज जब हम बोलते हैं सारे एक्वेटिक एनिमल्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली फिशेस की रेयरिंग की यदि हम बात करें, दैट इज नोन एज पिसिकल्चर, दैट इज नोन एज पिसिकल्चर। और एक और वर्ड है एक्वाकल्चर, उसमें जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी यदि हम रेयरिंग कर रहे हैं फॉर आर बेनिफिट, मेनली फॉर फूड, दैट इज नोन एज एक्वाकल्चर। तो तीन वर्ड्स हैं बच्चों यहाँ पर, शॉर्ट में उनमें डिफरेंसेस हम लिख लेंगे क्योंकि पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं। फिशरीज आपसे पूछा जाए, फिशरीज पूछा जाए तो ऑल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ आर यूज, ऑफ आर यूज, है ना, हमारे काम के जो है। पिसिकल्चर की बात करेंगे हम, ओनली फिशेस की यहां पर मैं बात करूंगा, दिस इज ओनली फिशेस। और एक्वाकल्चर की यदि मैं बात करता हूं तो एक्वाकल्चर में तो हमारे बेनिफिट के जितने भी प्लांट्स हैं प्लस एनिमल्स हैं उनकी जो हम रेयरिंग कर रहे हैं वो सब फूड के लिए मेनली या दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, दैट कम्स अंडर एक्वाकल्चर। आगे बात समझ में, यही मेन चीज है इसके अंदर, प्लस कुछ एग्जांपल्स कि भाई फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी जनरली यूज की जाती है एज फूड, एंड मराइन वाटर फिशेस कौन सी, मराइन फिशेस कौन सी यूज की जाती है एज फूड, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, ये तीन टर्म्स पूछे जाते हैं। एक वर्ड पूछा जाता है ब्लू रेवोल्यूशन, कि भाई अब हमारा जो एक्वाकल्चर है ये इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से फ्लरिश कर गई है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसको वाटर की वजह से हम नाम दे रहे हैं ब्लू रेवोल्यूशन, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। फिशरी, फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। आ गया बच्चों, है ना, दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी फिशरी के अंदर इंक्लूड होते हैं, नॉट ओनली फिशेस, ये ध्यान रखना है हमें। A large number of our population depend on fish, fish products and other aquatic animals such as prawn, crab, lobster। काफी लोग के लिए मेन फूड यही होता है। Some of the fresh water fishes, मैंने जैसा बताया था ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर फिशेज जिनको कॉमनली एज फूड यूज में लिया जाता है, आपको पता होने चाहिए, कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प बच्चों, ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखना। दीज आर ऑफ
फ्रेश वाटर फिशेज, कटला, रोहन, कॉमन कार्प। इसी तरह से मराइन फिशेज के आपसे एग्जांपल पूछे जाएंगे जिनको इस फूड काम में लिया जाता है फॉर ईटिंग, हिल्सा, सार्डिन, मैकरल एंड पॉम्फ्रेट्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम 3 स्टार मार्क करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये पीडीएफ सोचिंग ऐप पर मिल जाएगी, शॉर्ट सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स के अंदर डाउनलोडेबल फॉर्म में। आप उसको ज्वाइन करके यदि आपको वहां से डाउनलोड करनी है, साथ में और एक्स्ट्रा कंटेंट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, डीपीपीज वगैरह मिल जाएगी। Fisheries has an important place in Indian economy. It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal states. For many, it is the only source of their livelihood. In order to meet the increasing demands on fisheries, different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both freshwater and marine. मैंने दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको बता दिया, डिफरेंसेस बिटवीन फिशरी, पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर, तीनों टर्म्स में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया बच्चों। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन, एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए। This has led to the development and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmers, in particular in the country in general. We now talk about blue revolution in terms of green revolution. तो ये हमें पता होना चाहिए ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, क्लियर? तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। हम कह सकते हैं एनिमल्स को रेयर करने की, ब्रीड करने की प्रैक्टिसेस टू गेट फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट इन द सेंस, समझने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इग्नोरेंट होते हैं इस चैप्टर को लेकर, आप जनरली इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं, और फिर जो बहुत सिंपल से इस चैप्टर की खासियत ये है कि एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिन चैप्टर्स में आपको पता है कि यार एनसीईआरटी के अंदर से आना है, चीजें आसान भी है, उन्हीं को आप ठीक से नहीं पढ़ते हो और फिर एग्जाम में चोट खाते हो बच्चों। लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, इनफैक्ट वो चैप्टर्स जो ईजी हैं, जिनमें आपको पता है आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, उनको आपको अच्छे से समय देकर पढ़ना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री, आई होप आपको मेरे पढ़ाने से कुछ मदद मिली हो, आपका फायदा हुआ हो। यदि हुआ हो तो भाई अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो इन वीडियोस को, ताकि उन तक भी बेनिफिट पहुंचे, अपने तक ही नॉलेज को नहीं रखना चाहिए। आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करेंगे, कल सुबह वापस से मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आज अगेन यू नो माय प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड पेन फिजिशियन। सर्जरी कॉल्स अटेंड करना जरूरी होता है, यदि टाइम परमिट करता तो आज इसको हम वन शॉट में कंप्लीट करते, बट कोई बात नहीं, आज हमने वन शॉट में एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करा है, कल सुबह वन शॉट में हम प्लांट ब्रीडिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कल फिर से मिलते हैं बच्चों सुबह, जो लिंक है कल के लाइव लेक्चर का वो चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा, लाइव कर दिया जाएगा शाम तक, टाइम अलोंग विद द लिंक, तो आप देख लेना किस समय है और साथ में उस समय ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं और इस चैप्टर को कल कंप्लीट करते हैं। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।